नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और आज की क्लास का टॉपिक राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कांस्टेबल हो, एक प्रश्न आता ही आता है। और आज की क्लास में मैं राजस्थान के इतिहास के अंदर 60 प्रश्न कराऊंगा। आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान इतिहास की एक क्लास चल रही है, 14 नंबर आज क्लास है और सीरीज नंबर 4 है। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में सामंतवाद और मध्यकालीन प्रशासन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। आशा क्या, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी खूब मेहनत करते होंगे और आने वाली 2024 है चाहे 25 है, हर प्रकार की भर्ती आएगी, उसके लिए पूर्ण रूप से भर्ती से पहले तैयार हो जाओगे। ये आशा विश्वास बनाए रखोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, एक तो मैं बता देता हूँ, इस टेस्ट सीरीज को राजस्थान जीके टेस्ट नाम दे दिया गया है। प्ले लिस्ट में भी राजस्थान जीके टेस्ट नाम से आप देख सकते हो। सीरीज नंबर 1, 2 और 3 पूरी हो चुकी है और चौथी में हम कला संस्कृति पढ़ने के बाद इतिहास पढ़ रहे हैं। सारे विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो प्ले स्टोर से, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके। मात्र 200 रुपये में टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज की खासियत, जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी आपके लिए। सीरीज नंबर 4 है, फिर 5 सीरीज का मतलब भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, एक पूरा राजस्थान जी के कवर होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करूं राजस्थान में सामंतवाद और मध्यकालीन प्रशासन के बारे में। पहला प्रश्न देखो, ज्यादा इसमें कोई समझाने की बात नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही मैं टिक करूंगा। इस इतिहासकार ने राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंती प्रणाली से की है। तो किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड की दो बातें याद रखना। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। राजस्थान इतिहास का पिता, क्योंकि इसने कला, संस्कृति और इतिहास को पूरा लिख दिया। राजस्थान इतिहास का पिता। और इसे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाला बाबा। वैसे घोड़े वाला बाबा रामदेव जी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ घोड़े वाला बाबा क्योंकि कहते हैं कि इसने मेवाड़ का ये पॉलिटिकल एजेंट बना था और पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया था घोड़े पर बैठकर। क्या जनजाति, क्या कला, संस्कृति पूरी इसने परिपूर्ण कर ली थी, कर्नल जेम्स टोड। तो इसने सामंत प्रणाली की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंती प्रणाली से, यूरोप का था ये, लंदन का था, अंग्रेजों का ये पॉलिटिकल एजेंट था। तो इसने सामंत प्रणाली क्या होती है, ये जैसे हम मुगल बादशाह की बात करें, अकबर के द्वारा सामंत प्रणाली वैसे लागू की जाती है। इसमें क्या होता है, किसी सामंत का मतलब होता है या तो राजा क्या करता था, उसे जागीर देता था, उसे क्षेत्र देता था, उसके परिवार का पालन पोषण उस क्षेत्र से हो जाता था। तो ये जागीरी प्रथा, सामंती प्रथा है, वो अकबर के द्वारा शुरू की गई। तो कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में सामंतवाद प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? सामंत प्रणावाद की मुख्य विशेषता, राजस्थान में सामंतवाद एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का रूप था। इस प्रणाली में नेता के रूप में एक राजा रहता था और उसके साथ उसी के वंशज या अन्य जाति के वंशज उसके साथी और सहयोगी बने रहते थे। सामंत लोग युद्ध में राजा की सहायता करते थे, जिसके पीछे यह विचार नहीं था कि वे अपनी पैतृक संपत्ति की सामूहिक रूप से रक्षा करने हेतु ऐसा करते थे। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपने जैसे देखा होगा सामंतवाद में जैसे हम पढ़ते हैं कि मान सिंह प्रथम को 7,000 का मनसब दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक सवार होता था और एक जात होती थी। सवार और जात में बंटा होता था। सवार यानी वो सामंत है या वो सैनिक है, वो कितने घोड़े, हाथियों, सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। जात, उसे जो जागीर वगैरह दी जाती थी या उसे वेतन वगैरह दिया जाता था, उससे अंदाजा लगते थे कि उसका मनसब कितना है। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लेखन कार्य करने वाला पहला इतिहासकार कौन था? सामंतवादी व्यवस्था जो राजस्थान के अंदर पनपी, उसका लेखन करने वाला पहला कौन था? जेसी ब्रुक। जेसी ब्रुक तो जो था, जिसने सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था पर लेखन कार्य किया था। एक मिनट, जेसी ब्रुक नहीं है, कर्नल जेम्स टोड है। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। हाँ, अभी पीछे पढ़ा था आपने, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ये बताता है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायद होता था जिसका कार्य होता था। ये प्रश्न एक ऐसे हैं तो आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे।
मैं कह रहा हूँ भी अगर 60% पढ़ के चले गए ना तो सामंती व्यवस्था से या मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न यहाँ से आएगा। तो प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जिसका कार्य होता था अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलना। जब अच्छी फसल हो जाती थी, पहले निर्धारित होता था लगान, उसके बाद में अगर और अच्छी फसल हो जाती थी तो फिर लगान फिर वसूलते थे, वो महकमा बकायत होता था। तलवार बंधाई क्या है ये तो आप सारे जानते हो। तलवार बंधाई एक उत्तराधिकारी कर है। इस प्रकार का उत्तराधिकारी कर है। अब देखो उत्तराधिकारी में क्या होता है, तलवार भेंट की जाती है? नहीं। नए जागीरदार के गदीन सिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राजा द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, यानी प्रश्न आता पेपर में कि तलवार बंधाई कर क्या है? उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर का सिस्टम क्या हुआ? जैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वी सिंह, एक शासक का नाम सुना होगा पृथ्वी सिंह, मेवाड़ का ठिकानेदार आया था 1906 में। इसने मेवाड़ में लगाया था, बिजोलिया में खास करके। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, जैसे कृष्ण सिंह ने तो क्या लगाया था? चमरी कर, पुत्री के विवाह पर 5 रुपए कर। जबकि इस पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। जो भी ठिकानेदार नया बैठता था उसे फिर जनता से वो उत्तराधिकारी कर लेता था। मेवाड़ में सामंती प्रथा को नियमित स्वरूप किसके काल में दिया गया? सामंती प्रथा शुरू हुई थी अमर सिंह द्वितीय के काल में। एक तो था अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप का पुत्र था जिसने मुगलों से संधि की थी। अमर सिंह द्वितीय, ये अमर सिंह वही द्वितीय जिसके समय देबारी समझौता हुआ था। वहां के सामंतों को 16, 32 और गोल नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वहां के सामंतों को 16, 32 और गोल नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो उत्तर आ जाएगा इसका मेवाड़ के अंदर। हाँ, मेवाड़ के जो सामंत थे उनको 16, 32 गोल, ये क्या था? इनकी श्रेणियां थी अलग अलग पद के हिसाब से। जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर का सामूहिक नाम क्या था? क्योंकि पहले होता क्या था, जैसे आजकल अपने टैक्स देते हैं ना, टैक्स हर चीज का होता है। आज जैसे मान लो सड़कों का टोल टैक्स देते हैं, छोटी सी बात मान लो, उसी प्रकार किसी राज्य से गुजरते थे तो वहाँ टैक्स देना होता था। तो सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर का सामूहिक नाम था सायर। क्या नाम था? सायर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क प्रचलित ही नहीं था तो वो था जैसलमेर। और जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जो लगभग सभी के इस शुल्क से बची थी। और मराठों के शुल्क से भी बचने वाली कौन थी? बीकानेर, जैसलमेर। भोग, बिगोड़ी, मुकाता, घूगरी इत्यादि क्या है? तो देखो सीधी सी बात है, बिगोड़ी का मतलब क्या होता है? बीघे वाले कर। मुकाता, मुका के, ठीक है। घूगरी, ये अनाज वगैरह से संबंधित हो गए। तो ये सारे लगान निर्धारण की प्रणाली होती। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार आएंगे। भोग, बिगोड़ी, मुकाता, घुघरी क्या है? लगान निर्धारण प्रणाली। मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व से संबंधित जप्ती प्रणाली क्या थी? ठीक है, ये क्या है? जप्ती प्रणाली। जो किसने स्टार्ट की थी? अकबर के समय टोडरमल ने स्टार्ट की थी। किसने? टोडरमल। क्योंकि इससे पहले जो प्रणाली लगती थी वो शेर शाह सूरी वाली प्रणाली लगती थी, सिकंदरी गज चलता था। फिर टोडरमल ने ये जप्ती प्रणाली शुरू की। तो ये एक भू लगान निर्धारण की एक विधि है। और ये पुस्तक कल से पूरे संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होने जा रही है, यानी 12 दिसंबर से ये सब जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन इसका चार्ज रहेगा 120 रुपये, जबकि ऑनलाइन अगर आप डाक के माध्यम से, हमारी एकमात्र सुविधा है, अगर कोई विद्यार्थी डाक सेवा से मंगवाना चाहता है, ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो 135 रुपये इस नंबर पे कर देना चाहिए, क्यूआर कोड स्कैन करके। और इस नंबर पे ही व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल के अपना एड्रेस लिखा देना। आपके पास कल से ये ऑर्डर बुक होने यानी वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अगले 3-4 दिनों में आपके पास जहाँ कहीं भी आप बैठे हो डाक में पहुँच जाएगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन और सभी विद्यार्थियों के पास अपने टेबल पर ये राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक होनी चाहिए। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसके पास ये पुस्तक, सुबह उठकर 15 से 20 मिनट इस पुस्तक का अध्ययन करना ही करना है। आने वाली हर एक एग्जाम के लिए पूरे साल का डाटा कवर होगा, जिसमें आपको विधानसभा चुनाव के नए आंकड़े, योजना, पुरस्कार वगैरह सब इसमें उपलब्ध होगी। मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित चीरा किसका नाम है? चीरा, ठीक है। चीरा किसको कहते थे? तहसील प्रशासन होती थी उसको चीरा कहा जाता था। मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित चीरा यानी वो तहसील प्रशासन को क्या कहते थे? चीरा। रियासत काल में प्रचलित अड़सट्टा क्या है? रियासत काल में
प्रचलित अड़सट्टा है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड होता था उसको क्या कहते थे, वो अड़सट्टा। आज भी देखो राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं कोई भी। हाड़ौती में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, शेखावटी में अपने हर प्रकार की विविधता है। बोली के अंदर है, क्षेत्र विशेष के पहनावे के अंदर है, वहाँ जो हमारी कोई संस्था है या हम कोई घर में रीति रिवाज करते हैं उनके नाम अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार नाम होते थे। तो जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है उसको अड़सट्टा कहते थे। रियासतकालीन राजस्थान में राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे। रियासत काल में राजस्थान के उत्तराधिकारी, मान लो राजा के कई पुत्र होते थे। अब कई पुत्र होते थे, वैसे नियम ये बनता था कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्येष्ठ पुत्र काम का नहीं होता, निकम्मा होता है कई बार। तो जरूरी नहीं है कि सामंत उसके हाथ में सत्ता सौंप दे, तो ऐसा नहीं होता था। तो सामंत निर्णय करते थे, क्योंकि सामंतों बहुत पावर थे। हम पढ़ते हैं ना, राठौड़ी सामंत, मेवाड़ी सामंत, बहुत पावर हुआ करती थी। जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मेवाड़ का शासक उदय सिंह की जब मृत्यु हुई थी ना, तो उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर किसका राज्याभिषेक किया गोगुंदा में 1572 में? महाराणा प्रताप का, क्योंकि वो योग्य था। इसीलिए भूमिका निभाते हैं सामंत। रियासतकालीन राजस्थान में खालसा में न्याय का कार्य कौन करते थे? ठीक है, कौन करते थे? हाकिम करते थे। खालसा क्या होता है? खालसा वो क्षेत्र, वो साम्राज्य है जो सीधा राजा के अंडर में होता था। अब जैसे न्यायपालिका है ना, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था होती थी। मुस्लिम में गाजी वगैरह होते थे। इस प्रकार अपने जैसे पुरोहित हुआ करते थे हिंदी हिंदू के अंदर। तो हाकिम होता था, वो न्याय का कार्य करता था। राजपुताना में प्रचलित उत्तराधिकारी शुल्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तराधिकारी शुल्क देखो, यह सामंत और जागीरदार की मृत्यु के बाद उक्त जागीरदार के नए उत्तराधिकारी से वसूला जाता था। बिल्कुल। नया ठिकानेदार, ठिकानेदार जागीरदार एक ही बात है। जब नया बैठता था तो जनता से क्या है, कर वसूला जाता था। बोले कर कौन सा वसूला जाता था? कि नया ठिकानेदार बन गया, जश्न बनता था। ठीक है, जश्न। तो जश्न का जो पैसा लगता था, खर्च, वो जनता से लिया जाता था। इसे जोधपुर में पेशकशी या हुक्मनामा नाम से जाना जाता। अब इसके नाम है अलग अलग। उत्तराधिकारी शुल्क, जिसको हमने क्या कहा, तलवार बंधाई कर। जोधपुर में वो कहते थे हुक्मनामा। मेवाड़ और जयपुर में इसको नजराना के नाम से जाना जाता था। और कुछ रियासतों में कैद खालसा, तलवार बंधाई इत्यादि नामों से जाना जाता था। जैसे मान लो बिजोलिया ठिकाना था, उसको तलवार बंधाई कहते थे। अभी पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया। और इनकी जो ठिकानेदार की ठकुराइन हुआ करती थी, वो जब चूड़ा बदलती थी तो उसको चूड़ा ला कहते थे। यानी कोई भी काम किया जाता था तो वो जनता पे कर आता था। इसलिए तो मैं बिजोलिया क्षेत्र में 84 प्रकार के करते से जोड़ जोड़ के। उत्तराधिकारी शुल्क एक प्रकार से उक्त जागीरदार के पट्टे का नवीनीकरण ही होता था। तो उपयुक्त सभी सत्य है। बारह कोटड़ी के रूप में सामंतों का विभाजन किस रियासत में था? बारह कोटड़ी का मतलब क्या हुआ? एक शासक था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवा है ना, उसने क्या है, इसके 12 पुत्र थे। ये बड़ा ही गजब का शासक था। बेचारे ने पहले ही सोच लिया भी। राजाओं में क्या होता था, आपस में जो भाई होते थे वो लड़ते थे उत्तराधिकारी। इसने कहा मेरे 12 पुत्र है, मैं जयपुर को 12 भागों में बांट देता हूँ। उस समय आमेर था, ठीक है, ये क्या था, आमेर था। इसने 12 भागों में बांट दिया। आज भी आप जब जयपुर को देखोगे ना, अलग अलग नाम है। कोई जवाहर बुर्ज है, जवाहर गेट है, अलग अलग गेटों के नाम है। वो पृथ्वीराज कछवा नहीं किया था। राजवी सरदार गन्नायत और मुत्सदी नामक सामंतों की 4 श्रेणियां किस रियासत में होती थी? इसमें होती थी जोधपुर में। राजवी सरदार गन्नायत और मुत्सदी नामक सामंतों की 4 श्रेणियां जोधपुर में। और आपको पता होगा, जब रीट का पेपर था तो मैंने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का एक एक लाइन से आपको अध्ययन करवाया था। वहाँ ये चीजें आई थी। जब हम कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कक्षा 12 की पढ़ी थी, तो उसमें एक एक चीज मैंने करवाई थी। और बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट भी हुए हैं। और बुक भी अपनी वन लाइनर बाजार में आई थी, नानक क्लासेज ऐप में उसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इस राजपूत राज्य के शासन की अधीनता में 2 राजा, 16 उपराव, 32 सामंत और कई सौ तृतीय श्रेणी के जागीरदार हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ आएगा 2। 2, ठीक है। 32, 32 सामंत,
16 उपराव। तो किसके दरबार में? मेवाड़ के। देखो, इस राजपूत राज्य के शासन के देवता में 2 तो राजा होते थे, 16 उपराव होते थे और 32 सामंत और कई सौ तृतीय श्रेणी की जागीरदार हुआ करते थे। हम नहीं पढ़ते राणा सांगा? आप राणा सांगा के बारे में जानते हो? हिंदूपत बादशाह, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। ये पढ़ते हैं ना? मेवाड़ महाराणा के राज्याभिषेक के अवसर पर किस गांव का गमेती यानी भीलराज भूमिया सरदार अपने अंगूठे को चीर करके रक्त से उसके ललाट पर टीका किया करता था? क्या करता था? टीका करता था। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा उंदरी। उंदरी ठिकाने का भील सरदार हुआ करता था। हमेशा सिसोदिया वंश के राजाओं के जो अंगूठा राज तिलक करता था ना, वो अपने अंगूठे को चीर कर ही करता था। तो सीधा ही आ जाए कि कौन सी जाति करते थे, तो भील लिखना है। उंदिया सरदार करते थे उंदरिया पंथ। अब एक प्रश्न आता है कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? तो भीलों से है। ये कई बार आपने एग्जाम में भी देखा होगा। किससे है? भीलों से। मेवाड़ के महाराणा द्वारा अपने सामंतों के गनीम बराड़ नामक कर लिया जाता था, जो किससे संबंधित होता था? मेवाड़ के महाराणा द्वारा अपने सामंतों के यानी सामंतों से भी कर लिया जाता था, तो युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर था। दावी व जीवनी नामक सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? देखो, ये पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया शायद आरपीएससी के। दावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में जैसलमेर में प्रचलित थी। नानकर से क्या तात्पर्य है? एक अर्थ था नानकर। इससे क्या तात्पर्य है? रोटी के लिए भी कार्य करते थे ना, रोटी के लिए कर है, ये कार्य नहीं है। रोटी के लिए क्या है? कर। रोटी पर भी कर लगता था, ये आप देख लो, अंदाजा लगा लो पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। आज तो थोड़ा सा कोई हो जाता है तो सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं, आंदोलन करते हैं। क्यों? लोकतंत्र है। पता है सरकार को भी अगर काम नहीं किया तो 5 साल बाद पलटी मार जाएंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं ना, भीमराव अम्बेडकर जी क्या कह के गए कि अगर भाग 4 संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का अगर किसी सरकार ने पालन नहीं किया तो आने वाले समय में जनता है वो चुनाव में उसको जरूर सबक सिखाएगी। बात वहाँ की थी। अगर यानी उन्होंने कहा था कि अगर कोई राज्य की सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो आने वाले समय में 5 सालों में उसका पतन निश्चित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर राजस्थान या कोई भी राज्य की सरकार है वो काम करे न करे, वो उसमें जितने भी कार्य हैं वो जन कल्याणकारी कार्य है। मध्यकालीन राजस्थान में शायर दरोगा क्या कहलाते थे? शायर दरोगा क्या कहलाते थे? चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे। पहले बताया ना अभी, जयपुर की सीमा में आयात निर्यात करने वाले जो चुंगी करते थे वो शायर होते थे। मुस्तरका क्या था? मुस्तरका क्या है? तो क्या है? मारवाड़ में भूमि का एक प्रकार, आदर्श एक कर, सामंतों का समय, प्रचलित सिक्का। तो मारवाड़ में भूमि का एक प्रकार। मध्यकालीन राजस्व प्रशासन में सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? सभी से तो प्रसातिया कहलाती थी। क्या? प्रसातिया। मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? मुसाहिब। तो जयपुर की रियासत का जो प्रधानमंत्री होता था मध्यकाल के अंदर उसको मुसाहिब कहते थे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। बिल्कुल सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण ही होता था। बिल्कुल सही है। यानी एक सामंत के मरने के बाद उसका बेटा ही आगे उत्तराधिकारी होता था। चरणोत भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता था, ये गलत है। और इनाम भूमि लगान मुक्त होती थी। इनाम में जिसको भी भूमि देते थे ना वो क्या होती थी? लगान मुक्त होती थी। मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित मोजा क्या था? मोजा गांव था। मध्यकालीन राजस्थान में मोजा किसको कहते थे? गांव को कहते। जब सामंत दरबार में उपस्थित होता था तो वह झुककर राजा की अचकन छूता था। तो सामंत का अभिवादन स्वीकार करके राजा सामंत के कंधे पर हाथ रखता था। यह प्रक्रिया बाहें पसाव कहलाती थी। यह संबंधित थी। उत्तर आ जाएगा मेवाड़ की। देखो क्या है कि जब सामंत जैसे ही दरबार में आता था तो झुककर राजा अचकन छूता था। यानी अचकन ये जो होती है ना
ऊपर पहनने वाले कपड़े के स्थान पर यहाँ पे कमीज जिसको हम अपने कहते हैं छूता था, तो कंधे पर हाथ रखता था राजा, सामंत के कंधे पर हाथ रखता था, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती थी? ये प्रक्रिया बाहें पसाव कहलाती थी, ये मेवाड़ के अंदर। जयपुर राज्य में प्राथमिक रूप से जागीरदारों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था। ये प्रश्न सारे के सारे जो ऑथेंटिक मान लो बुक है या पेनोरमा जो बुक आती है ना, उसके अंदर से ये सारे के सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं, देख लो। और निश्चित है कि वहां अगर कोई अंडरलाइन की हुई लाइन है या यहाँ से प्रश्न आते हैं फिक्स। तो राज्य में प्राथमिक रूप से, जयपुर राज्य में प्राथमिक रूप से जागीरदारों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था। यह 12 कोटड़ी नामक विभाजन किस कछुआ शासक के 12 पुत्रों के नाम पे हुआ जो आगे चलकर स्थायी जागीरें बन गई, जिन्हें ही 12 कोटड़ी कहा गया। अभी मैंने ताजा आपको बताया, पृथ्वीराज कछुआ। शेखावत, राजावत, नरूका, बांकावत इत्यादि ठिकाने किस रियासत से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? जयपुर से। देखो, शेखावत बाद में शेखावटी बन गया, राजावत राजावटी क्षेत्र है जो, नरूका वंश हम पढ़ते हैं ना अलवर के अंदर नरूका वंश, तो ये सारे जयपुर से संबंधित थे। राजस्थान की सामंत व्यवस्था में वह भूमिपति, भूमि स्वामी जिनका राज्य की निश्चित सैनिक सेवा करने के उपलक्ष्य में शासन की ओर से पदम और सनद द्वारा भूमि की उपज का उपभोग करने का अधिकार प्रदान किया जाता था, ये क्या कहलाते थे? ये ग्रास्या सामंत कहलाते थे। कैसे? ग्रास्या सामंत। राजस्थान की सामंत व्यवस्था में भूमियां जागीरदार विशिष्ट महत्व रखते थे, या निम्न में से कौन सी विशेषता युक्त होते थे? राजस्थान की सामंत व्यवस्था में भूमियां जागीरदार होते थे जो भूमि की रक्षा करने वाले थे, तो इनमें कौन सा विशेषता युक्त है इनकी? तो देखो, भूमियां जागीरदारों को सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा अथवा गांव की सुरक्षा या राज्य की अन्य विशिष्ट सेवा हेतु किए गए बलिदान के उपलक्ष्य में भूमि खंड प्रदान किए जाते थे। जैसे हम एक लोक देवता पढ़ते हैं ना, भूमिया बाबा, भूमि रक्षक देवता हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार भूमिया जागीरदार थे। इन्हें प्राप्त भूमि वंशानुगत अधिकार युक्त और हासिल और लगान से मुक्त होती थी, न तो इनसे लगान लिया जाता था और वंशानुगत अधिकार से युक्त होती थी। इन्हें नाम मात्र की वार्षिक रकम राज्य खजाने में जमा करवानी होती पड़ती थी, इसके अतिरिक्त इनके लिए कोई अन्य देय नहीं होता था। तो प्रयुक्त सभी। ओगना, पानवा, जवास इत्यादि भूमिया जागीरदार वर्ग कहाँ पर होता था? तो कहाँ होता था? मेवाड़ में। ओगना, पानवा, जवास इत्यादि भूमिया जागीरदार है वो मेवाड़ में हुआ करते थे। मेवाड़ के गांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखो ये प्रश्न ऐसे लगते हैं ना जैसे ये क्या था वो क्या था, आज भी अपने ये प्रचलन में चलते हैं, लेकिन उस समय हमारे चीजें पढ़ी नहीं थी, हम थे नहीं, तो हमें लगता है। जैसे मान लो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु है, मंदिरों के नाम, देवताओं के नाम, उनके नाम अलग ही टाइप है ना, हमें लगता है पता नहीं क्या है। कोई खान अपने भूगोल के अंदर खनन वगैरह के क्षेत्र पड़ते हैं, हमें लगता है ये कहाँ बड़े, लेकिन हमारे इलाके उनको भी पता नहीं थे। जैसे मान लो हनुमानगढ़ कालीबंगा है, पूरे पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब तमिलनाडु वाला उसको पढ़ेगा, उसके पेपर में आएगा कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा, वो कहेगा ये क्या, कौन सा नाम आ गया कालीबंगा, वैसे लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है कि जब हमने चीजें देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, वो हमें पता नहीं चलती। मेवाड़ के गांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मेवाड़ के जिस गांव में राजपूत अधिक होते थे उन्हें गाड़ा कहा जाता था। मेवाड़ में जहां भील और मीणों की अधिक आबादी होती थी उन्हें गमेती कहते थे। तो हम पढ़ते हैं भीलों के मुखिया वो गमेती। मेवाड़ के जिस गांव में महाजनों की बस्ती रहती थी उसे पटवारी कहा जाता था। और आज अपने पटवारी किसको कहते हैं? देखो, कृषि वाले जो लगान वगैरह है काम करते हैं, सिंचाई वाले पटवारी कहते हैं, महाजनों की बस्ती वो पटवारी कहते थे। तो प्रयुक्त है सभी सत्य। किस रियासत के सामंतों की देश थी और हजूर थी नामक दो श्रेणियां थी? किस रियासत के सामंतों की देश थी और हजूरत थी नामक दो श्रेणियां थी? कोटा के। राजपुताना में सामान्यतः राजा की अनुपस्थिति में राज्य शासन की बागडोर दीवान के हाथ में रहती थी, ऐसे समय में दीवान कहलाता था, क्या कहलाता था? देश दीवान। देखो, राजा कई बार स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई किसी कारणवश से इधर उधर चला जाता है, तो बागडोर दीवान संभालता था। जब वो दीवान बागडोर संभालता था तो उसका ठप्पा किस नाम से लगता था? देश दीवान के नाम से। किस रियासत में प्रधानमंत्री के लिए मुख्तियार शब्द का प्रयोग हुआ? किस रियासत में प्रधानमंत्री के लिए मुख्तियार शब्द का प्रयोग हुआ? बीकानेर के अंदर। ठीक है, आजकल कहते हैं ना मुख्तियार सिंह। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कहीं मुख्तियार सिंह मिल जाए तो वो बीकानेर में पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था।
बस ये याद रखिए। किस शासक का दूसरे शासक को भेजे जाने वाला एक शासक का दूसरे शासक को भेजे जाने वाला पत्र कहलाता था? और ये प्रश्न अभी 2022 के आरपीएससी का द्वारा पूछा गया प्रश्न है, खरीदा। यानी एक शासक का दूसरे शासक को भेजे जाने वाला पत्र कहलाता था खरीदा। मेवाड़ में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देता था, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था छटूंद, छटूंद कहलाता था। देखो, मेवाड़ में जागीरदार जो ठिकानेदार होता था ना, अपनी आय का 1/6 भाग राजा को देता था। यही तो था। आज क्या है, आज सरकार चलती है ना, बिजली माफ है, गेहूं फ्री दे दी, और टैक्स किससे लेते हैं? जनता से तो लेते हैं सारा। उसका नाम जीएसटी हो गया, ठीक है, राजस्व कर हो गया, जीएसडीपी हो गया, ऐसे कर ही होते हैं। वो कर करते, कृषि कर हो गया, ऐसे कर है। उस समय ऐसे नाम हुआ करते थे, इंग्लिश वगैरह थी नहीं, संस्कृत थे, कोई अपनी अपनी बोली बोलते थे, वो जैसे नाम आ गया वैसे लिख देते थे। महल की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी निभाने वाला अधिकारी होता था। तो महल की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी कौन निभाता था? कौन निभाता था? योड्डीदार, डयोड्डीदार संभालता था। जैसे आज पुलिस प्रशासन हम कहते हैं डीजीपी है, पूरे राजस्थान को संभाल रहा है, जिले में जिला कलेक्टर है, वो नाम। शासक अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी करते थे उसे क्या कहते थे? शासक अपने उसके अधीनस्थ जो होता था, साथ में जो होते थे, उनको आदेश जारी करता था, उसको परवाना कहते थे। क्या कहते थे? परवाना। यादाश्त से क्या तात्पर्य है? एक नंबर, पट्टे की एक किस्म। अब देखो यादाश्त, आपको यादाश्त कितनी की रहती है? अपने तो इतनी यादाश्त रहनी चाहिए कि याद कर ले, मैटर पढ़ ले और पेपर में करके आ जाए, तब तक याद रह जाए, इतनी की यादाश्त है। ऐसे कहते हैं ना यादाश्त, मेरी तो यादाश्त अच्छी नहीं है, मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या होता है, इतनी तैयारी करता हूँ और पेपर में जाके घबरा जाता हूँ। उसका मुख्य कारण तो ये होता है कि आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, क्या पढ़ रहे हो, कई बार तो आपके दिमाग में ये नहीं होता, उसके बाद में आप टेस्ट नहीं लगा। जितना ज़्यादा टेस्ट के माध्यम से आप अभ्यास करोगे ना, उतनी ज़्यादा यादाश्त तेज होगी। कारण क्या है? आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसका टेस्ट दिया, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगा भी मैंने इतने प्रश्न कर लिए, उसके बावजूद मेरे नंबर नहीं बने, इसका मतलब ये टॉपिक मेरे दिमाग से सही नहीं पढ़ा गया। बस टेस्ट का मतलब ये है, ध्यान रखना। फिर दोबारा पढ़ के फिर टेस्ट दे के देखो कितने नंबर बनते हैं। ऐसे तैयारी होती है। फिर क्या होता है, हम टेस्ट देते हैं, पहले टॉपिक का, फिर मेगा टेस्ट, फिर एग्जाम में पूरा टेस्ट आता है, तो हम घबराते नहीं है। हाँ, हमने तो 100 प्रश्न करके देखे, बहुत सारे मैंने विद्यार्थी देखे हैं, सीधा सीधा जाके वहाँ पेपर ही देते हैं बोर्ड का, तो वो घबरा जाते हैं और रह जाते हैं। तो याददाश्त तेज करने के लिए पट्टे की किस्म है यहाँ तो। राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? ठीक है, वो कहलाता है रुक्का। देखो, राज्य के अधिकारी आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, उसको रुक्का कहते हैं। जबकि एक राजा से दूसरे राजा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? खरीदा। जिस भूमि पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता है वह क्या कहलाती है? ये तो सीधा ही, खालसा भूमि। अब आपने देखा होगा, जब हम पढ़ते हैं कि 1581 से लेकर 1583 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, ये पढ़ते हैं ना। इसके अलावा औरंगजेब ने 1679 के अंदर, जब किसकी मृत्यु हुई? जसवंत सिंह की, तो 78-79 में औरंगजेब ने इसको खालसा घोषित कर दिया था। कहने का मतलब वो साम्राज्य अपने अंडर में ले लिया। उच्च जातियों के व्यक्ति और राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें भूमि कर में रियायतें दी जाती थी, क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? गरुहाला, गुरुहाला कहलाता था। पुण्यार्थ के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? दान पुण्य के लिए देते हैं ना, कि क्या इतना कमाते हैं और करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पैसा देते हैं और कहीं भूमि भी दान करते हैं। उस समय पुण्य के लिए जो भूमि देते थे उसको कहते थे डोहली। क्या कहते थे? डोहली। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों द्वारा दरबार में उपस्थित होने पर महाराणा खड़ा होकर उनका स्वागत करता था, इसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? ताजीम। देखो, प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे, यानी प्रथम श्रेणी का मतलब ऊपर ऊपर जिसको सामंत 7,000 का मनसब, फिर 4,000 का, 6,000 का, ऐसे मनसब देते थे, 5,000 का। तो जो उच्च श्रेणी के क्वालिटी के जो सामंत होते थे, तो जैसे कहते हैं कि दरबार में उपस्थित होते महाराणा खड़ा हो जाता था, उसको कहते हैं ताजीम। मेवाड़ में भील क्षेत्रों से गुजरने वाले व्यक्ति और काफिले रास्ते में लूट से बचने के लिए भील और जनजातियों को कर देते थे, उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? बोलाई। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, बोलाई। अब भील बड़े खतरनाक, भील का मतलब तीर चलाने में, धनुष चलाने में इतने माहिर कि कोई भी राहगीर जाता था लूट पाट करके और अपना काम चलाते थे। तो ये पहले क्या, उनको टैक्स दे देते थे, उसको बोलाई कहते। राजपुताना में विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारण भाटों इत्यादि को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? शासन। शासन कहलाती थी। क्या? शासन।
शिक्षा के नाम पर जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी? तो शिक्षा के नाम पर पंडित की पाग कहते थे। यानी जो जागीरदार थे ना, उनसे भी शिक्षा के नाम पर वसूली होती थी, तो उस लाग को कहते थे पंडित की पाग। मेवाड़ राज्य के वार्षिक आय व्यय की जानकारी प्राप्त होती थी। मेवाड़ राज्य है ना, उसकी वार्षिक आय व्यय की जानकारी किससे प्राप्त होती थी? तो किससे? पड़ाखा भइयों से। पड़ाखा भइयों से। ये नाम उटपटांग है, लेकिन पेपर में आ जाते हैं बहुत बार। जैसे आजकल शादी विवाह चल रहे हैं ना कितने, तो शादी विवाह में अपने जाते हैं तो पहले देख के जाते हैं कि उसका बान कितना आया हुआ है। तो बही संभालते हैं कि नहीं है? अपने भी बही घर पे रखी हुई ना। अब कहीं दे के आते हैं तो बही में लिखते हैं, और अपने शादी विवाह घर पे हुआ है, किसी का कितना बान आया वो लिख के फिर उसमें हम जैसे 100 आया है तो हम 200 देते हैं। अब कई ऐसे होते हैं कि 100 आया है तो 100 ही डाल देते हैं। कई ऐसे होते हैं कि 200 रुपये का खा के आ जाते हैं और 100 ही डाल के आते हैं। तो वो मिक्स चलता ही रहता है काम। तो भाई तो अपने घर पे लगाई हुई है स्पेशल देखने के लिए। कई बार क्या होता है, किसी का बान आया नहीं होते तो उसके जाते नहीं है, या फिर जाते हैं तो खा के आ जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है। तो उस समय भी देखो, ये थी वार्षिक आय व्यय की जानकारी होती है। मेवाड़ राज्य में महकमा आबपासी से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सिंचाई विभाग से है। महकमा आबपासी से, यानी एक आबकारी कर भी लगता था पानी पे बीकानेर में। मवेशियों के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग क्या थी? जो पशु है सारे है ना, उन पे जो विक्रय होता था बेचने पर जो लगती थी उसको सिंगोट्टी कहते थे। क्या कहते थे? सिंगोट्टी। नगद रूप से वसूला जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? नगद पैसा। उस समय चलते थे ना, लेकिन कीमत बहुत कम थी उसकी। लेकिन जो भूमि कर होता था उसको बिगोड़ी कहते थे। नगद रूप से वसूला जाने वाला बिगोड़ी। राजपुताना राज्यों में महकमा पुण्यार्थ का क्या कार्य होता था? महकमा पुण्यार्थ राज्य के मंदिर है, गरीबों, अनाथों और विधवाओं को राजकीय अनुदान देना होता था। आज भी देती है ना सरकार, योजनाएं चलाती है कि विधवा पेंशन है, किसी रोग का है तो उसको पेंशन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा अब भी चल रही है, पहले भी होता था। राज्य की सड़कों की मरम्मत करवाना, राज्य में सफाई व स्वच्छता की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? तो किस में मिलता है? कमठाना भैया। कमठाना भैया। ये कुमठा कर होता था, ये कर लगाते थे, कुमठा नाम का कर था, कमठा। जो दुर्ग बनाते ना, इतने इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने दुर्ग अपने देखते ना, उसने अरे राजाओं ने कैसे बना दी। ऐसा भी जनता का कर लिया हुआ है, जनता की खाल निकाली हुई है ये। ठीक है, उनका कुछ ही नहीं लगा है। अपने जाके देखते हैं ना, वाह क्या दुर्ग है। ठीक है, ये अंग्रेज आते हैं, इतिहासकारों ने लिख लिख के दे दिया, लेकिन जनता लोगों का ऐसे कर लगा लगा के इतने इतने बड़े ऊंचे बिना जेसीबी के खड़े कर दिए। देखो पीछे पत्थर लान दिया, बोले लेके जाना है तो जाना ही है। ये कंडीशन थी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की थी? तो कितनी थी? 16। ठीक है, आपको पता होगा अकबर के काल में हिंदू बहुत थे सामंत, लेकिन मुगलों में सबसे ज्यादा सामंत हिंदू औरंगजेब में थे, हालांकि हिंदू विरोधी था वो। भर्तुरेख से क्या तात्पर्य था? भर्तुरेख से क्या तात्पर्य था? राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राजकीय कोष में जमा कराता था। राजस्व की जो वास्तविक राशि होती थी उसे सामंत राजकीय कोष में जमा कराता था, उसको भर्तुरेख कहा जाता था। ठीक है, तो अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट जिन्होंने गृह कार्य का बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। ये देखो इसी क्लास के थे, पृथ्वी राज राठौड़ नाम से ये आईडी है कोई। तो उनका बहुत शानदार जवाब, मैंने क्वेश्चन पूछे थे 3 दुर्गों के बारे में पूछे थे, तो इन्होंने तो सारे दुर्ग बता दिए। अब सारे विद्यार्थी मेरे साथ मिलके पढ़ लेना। स्वर्णगिरी सोनगिरी पहाड़ी पे है, या इसको स्वर्णगिरी हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकुट पर्वत पे भी है, त्रिकुट पहाड़ी पे भी है। मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पे है, चित्तौड़गढ़ है वो। ठीक है, मेसा के पठार पर भी है और चित्रकूट पर है। जयगढ़ ईगल के पहाड़ी पर है। कुंभलगढ़ जरगा के पठार पर है, जरगा की पहाड़ी पर भी है। और राजस्थान के यूनेस्को में शामिल दुर्ग बता दिए इन्होंने, 2013 में शामिल हुए थे। गागरोन, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, स्वर्णगिरी। बहुत शानदार जवाब दिया। और राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु कुशलगढ़ से है, इनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अच्छे तरीके से बांसवाड़ा का दक्षिणतम बिंदु जिसको कहते हैं। इसके अलावा जितेंद्र चौधरी के नाम से इन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से दुर्गों के नाम बताए हैं। तो कुछ और दुर्ग मैं बता देता हूँ। गागरोन दुर्ग है, मुकुंदरा की पहाड़ी पे है, काली सिंध आहू नदी के संगम पर। आमेर दुर्ग काली खोह पहाड़ी पे है। मेहरानगढ़ चिड़िया टुक पहाड़ी पे है। अजय मेरू दुर्ग गटबिठली पहाड़ी पे है। जालोर दुर्ग कनकाचल पहाड़ी या
इसको सोनगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। टिवाणा दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पे है। बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी पे है। शाहबाद का दुर्ग बामती पहाड़ी पे है। सज्जनगढ़ का किला बांसदरा पहाड़ी पे है। किलोणगढ़ का किला सुजेर बाकरी पहाड़ी बाड़मेर में है। जयगढ़ का किला इग्गल की पहाड़ी पर। रणथंभौर 7-8 पहाड़ियों का संगम है। बहुत शानदार आपका जवाब। इसके अलावा दीपक परिहार नाम से आईडी है। स्वर्णगिरी मेहरानगढ़ इनके बारे में बताया। और एक तरन तरनुम खान के नाम से आईडी है। एक पवन बिसु के नाम से है। और एक स्टडी बाय अशोक छापोला के नाम से है। तो इनके बहुत शानदार जवाब आए। बहुत ही अच्छी बात है, गृह कार्य आपने दिया। कल का टॉपिक क्या रहेगा? मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। 3 क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना है कि तलवार बंदाई कर किसने लगाया? तलवार बंदाई कर तलवार बंदाई कर बिजोलिया में किसने लगाया? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किस ठिकानेदार ने लगाया? एक आपको बताना है इस एक का उत्तर कि चंवरी कर क्या है और किसने लगाया बिजोलिया में। चंवरी कर क्या है और किसने लगाया बिजोलिया में? इसका जवाब आपको सारे विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। और अभी हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा अड़सठा क्या है। अड़सठा क्या है, ये तीनों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना। ये आपका हो गया आज का गृह कार्य है। सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग लिया करो। कल का टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ के आना है, फिर मैं बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। और ये टेस्ट सीरीज ले लो जिसने नहीं ली है, मात्र 200 रुपये में है। और ये देखो आजीवन है आपके लिए। बोलो आजीवन, साल भी नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक राजस्थान जी के पढ़ना, नया पुराना सब सीरीज चलती रहेगी। आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, ठीक है। वायदे वे 9 बजे क्लास आए न आए, ये शाम को 6 बजे टेस्ट फिक्स आएगा संडे को छोड़कर। तो इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान रोज शाम को 6 बजे टेस्ट टॉपिक आपको उपलब्ध करवाया जाता है। सीरीज नंबर 4 चल रही है। जैसे ही पूरा होगा सीरीज 5 चल जाएगी, उसका सिलेबस डाल दिया जाएगा। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ले लो, ताकि राजस्थान जीके आपका डर ही खत्म हो जाए। और यह प्रश्न आपके सामने है कैसे, इतने गजब तरीके से आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ शायद, और बिना किसी और के आपको लगातार बदल बदल के, ऐसे नहीं कि अगली सीरीज चलेगी तो यही वापस और प्रश्न आएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको वास्तव में सफल होना ही है, पेपर को पास करना ही है आने वाले एग्जाम में, तो क्योंकि सरकार ने, भाजपा सरकार का जो था चुनावी जो घोषणा थी उसमें 2.5 लाख 5 लाख की थी, तो मान के चलो अगर 5 साल में 2 लाख की वैकेंसी आती है तो आपका तो सिलेक्शन है। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी भीड़ है, इस भीड़ से कैसे छंटनी करनी है? सबसे पहले जिसकी तैयारी कर रहे हो वो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए पूरा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उसका पिछला पेपर देखो और बार बार इसको अध्ययन करो। जिस विद्यार्थी के राजस्थान जीके और करंट मजबूत है ना, वो सब तरीके से मजबूत है, ये सोच लो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये एक कड़वाई सच है, ठीक है। तो डेली इसमें अपडेट रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।